गाइस, वेलकम बैक टू साहू साइंस क्लासेस। और मैं हूं आपकी नीरू मैम। और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की केमिस्ट्री के अंदर लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 की लास्ट वीडियो आप सब देख चुके हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड सेल। अगर लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं, क्योंकि जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे आगे का समझ नहीं आएगा। मैंने स्पेशली वो वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि ये चैप्टर पूरा समझ में आए, इस चैप्टर में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं, हम इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए स्पेशली मैंने वो वीडियो बनाया है, क्योंकि वो पार्ट मैंने थ्योरी में नहीं दिया, लेकिन वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने उसको समझाया है। ओके तो आज की हमारी जो लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसका पार्ट है, आज हम पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ओके तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने में सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या जिसको हम वैद्युत रसायन बोलते हैं। डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नहीं आती है, तो मैं बस शॉर्ट में इस डेफिनेशन को समझाऊंगी, और क्योंकि एनसीईआरटी की डेफिनेशन है तो थोड़ा समझ में भी कम आती है, बट मैं अपनी लैंग्वेज में इसको समझाती हूँ तो शायद समझ आ जाएगा। एंड ये डेफिनेशन आपसे ये कहती है, विद्युत रसायन का मतलब है कि विद्युत का रसायन से रिलेशन। ठीक है, विद्युत और रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि विद्युत को जब आप रसायनों के ऊपर अप्लाई करोगे तो ऊर्जा का क्या प्राप्ति होगी, क्या उत्पाद बनेंगे, और किस तरीके से जब आप रसायनों को ऊर्जा में विद्युत पे परिवर्तित करते हो। जैसे कि आपके फ़ोन में आप क्या करते हो, आपके फ़ोन में जब आप फ़ोन को सॉकेट में लगाते हो तो जो विद्युत ऊर्जा होती है वो आपके फ़ोन की बैटरी रसायन ऊर्जा के अंदर चेंज होती है, और जब आप उस रसायन ऊर्जा को, जब आपके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाती है तो आप उसको यूज़ करते हो, तो वो उस समय पर जो रसायन ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रही होती है। तो यही है, इसी को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। कि किस तरीके से, इसने डेफिनेशन भी क्या दी है कि विद्युत रसायन स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया। स्वतः परिवर्तित मतलब जो खुद चेंज होती हैं, खुद चेंज होने वाली केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में निर्गमित ऊर्जा मतलब जो ऊर्जा निकलती है, निर्गमित ऊर्जा से विद्युत उत्पादन। किस प्रकार से विद्युत उत्पादन होगा, केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली ऊर्जा से किस तरीके से विद्युत उत्पादन होगा, विद्युत ऊर्जा होगी, और उसके स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तन, और उसके जो खुद ही उसका जो रासायनिक परिवर्तनों में चेंज हो जाएगा, परिवर्तित रासायनिक परिवर्तनों में जो उसका उपयोग होगा, उसको हम अध्ययन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में वो हैं वैद्युत रासायनिक सेल, या जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ओके तो वैद्युत रासायनिक सेल होते क्या हैं? वैद्युत रासायनिक सेल जिसका उपयोग वैद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के अंतरानिरूपण में किया जाता है। अंतरानिरूपण का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक चीज़ लो और दूसरी चीज़ दो, मतलब कोई इनपुट दो और आउटपुट लो। ठीक है, एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ। फिर से फ़ोन का एग्जाम्पल है कि जब आप फ़ोन को सॉकेट में लगाते हो तो विद्युत ऊर्जा आपके फ़ोन की, ये आपका फ़ोन की बैटरी है, बैटरी के अंदर एक केमिकल भरा होता है, एक रसायन भरा होता है। जब फ़ोन को सॉकेट में लगाते हो तो वो जो विद्युत ऊर्जा होती है वो इस केमिकल ऊर्जा में चेंज हो जाती है, और उसके बाद जब फ़ोन को यूज़ करते हो तो ये जो केमिकल ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रही है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रही है। तो इसी के अंतरानिरूपण को, इसी के एक्सचेंज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, और इसी को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब ये सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है विद्युत अपघटनी सेल विच इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा है गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और आज हमें पढ़ना है विद्युत अपघटनी सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज हमें यही पढ़ना है, विद्युत रासायनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि पूरा टॉपिक क्लियर हो पाए, और पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आगे का अच्छे से समझ आ पाए। ओके
तो वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। जब आप अपने फ़ोन को सॉकेट में लगा देते हो तो विद्युत ऊर्जा आपके फ़ोन की बैटरी के अंदर स्टोर हो जाती है। विद्युत ऊर्जा आपके फ़ोन की बैटरी में स्टोर हो जाती है। तो वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उन्हें हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो आपको आज विद्युत अपघटनी सेल पढ़ने हैं जिसके अंदर आपको वो प्रक्रम पढ़ना है जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रही है। और कल जो हम दूसरा सेल पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसका अपोजिट पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। इस प्रकार के सेल को हम विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। इस सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसके लिए स्पेशल मैंने जो वीडियो डाली है इससे पहले वाली पार्ट 1 वो ज़रूर देखना, तब पता चलेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। इसीलिए मैंने पहले ही वो वीडियो बनाई थी। तो इस सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती। इस सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः क्यों नहीं होती? क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया खुद इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये अभिक्रियाएं तब तक प्रारंभ नहीं होंगी जब तक आप इन अभिक्रियाओं के लिए एक आउटपुट नहीं देंगे। आप एक इनपुट नहीं देंगे। जब तक आप कोई इनपुट नहीं देंगे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इट मीन्स अगर आप सॉकेट के अंदर चार्जर को अप्लाई नहीं करोगे तो आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। अब आप ये चाहो कि आपका फ़ोन का सॉकेट के अंदर जो चार्जर है वो नहीं लगे लेकिन फिर भी आपका फ़ोन चार्ज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आप इस अभिक्रिया के अंदर कोई इनपुट नहीं देंगे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ये अभिक्रिया खुद नहीं होगी, आपको ये अभिक्रिया करानी पड़ेगी। इसीलिए इस सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती हैं। विद्युत ऊर्जा देकर उन्हें प्रारंभ किया जाता है। ये सबको समझ में आ रही है ये लाइन कि विद्युत ऊर्जा देकर उन्हें प्रारंभ किया जाता है। ये अभिक्रियाएं स्वतः नहीं होती हैं और इसी कारण इस सेल के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी का मान धनात्मक होता है। अब सबको ये प्रॉब्लम होगी कि ये गिब्स मुक्त ऊर्जा होती क्या है। ये एक्चुअल में ये है गिब्स मुक्त ऊर्जा, जो कि हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी से इसे प्रेजेंट करते हैं। मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ कि एक्चुअल में होती क्या है गिब्स फ्री एनर्जी। देखिए, सपोज कर लीजिए मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, जिसमें से मैंने 30 रुपीज़ ख़त्म कर लिए। तो मेरे पास अब कितने बचे? मेरे पास बचे 70 रुपीज़। कितने पैसे बचे मेरे पास? 70 रुपीज़। ठीक, तो हमारा एक सिस्टम है, ओके, उस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी एनर्जी? टोटल एनर्जी जो है वो है डेल्टा एच। क्या है? डेल्टा एच। और ये जो 100 रुपीज़ हैं वो उसकी टोटल एनर्जी है। इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या है? डेल्टा एच। ये जो 30 रुपीज़ मैंने ख़त्म किए हैं वो इस सिस्टम में यूज्ड हुई एनर्जी है। वो इस सिस्टम में क्या है? यूज्ड हुई एनर्जी। हम एक बार इसको क्लीन पे देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं हम इसे। ठीक, सबसे पहले हमारे पास थे 100 रुपीज़। उस 100 में से हमने 30 रुपीज़ ख़त्म कर दिए और 70 रुपीज़ हमारे पास रिमाइंडर बचे हैं। मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में हमने जो टोटल एनर्जी इसको दी है वो टोटल एनर्जी जो है वो है आपकी डेल्टा एच। उसको आप किससे प्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच से। वो है 100 रुपीज़। वो क्या है? 100 रुपीज़। और ये जो 30 रुपीज़ जो हमने यूज्ड कर लिए वो है इस सिस्टम की यूज्ड एनर्जी जो कि है टी डेल्टा एस। उसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं? टी डेल्टा एस। और जो 70 रुपीज़ हमारे बचे हैं वो है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी जिसको आप डेल्टा जी से प्रेजेंट करते हैं। तो सबको समझ में आया डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी वो है जो किसी सिस्टम में यूजफुल वर्क में आने वाली जो एनर्जी है, किसी भी सिस्टम में अब जो आगे काम करोगे उसके लिए जो वर्क के लिए यूजफुल एनर्जी जो है वो है डेल्टा जी। अब उसने बोला, आई होप सबको डेल्टा जी क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा जी क्या है। डेल्टा जी सिस्टम की वो एनर्जी जो हमारे पास बची हुई है जो हम आगे यूजफुल काम में यूज़ करने वाले हैं। और डेल्टा जी कैसे निकल रही है? डेल्टा जी कैसे निकलेगी? डेल्टा जी निकलेगी डेल्टा एच जो कि टोटल एनर्जी थी उसमें से हम माइनस कर देंगे टी डेल्टा एस जो कि हमने यूज़ कर लिया है, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा जी। तो ये है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है ये? गिब्स फ्री ऊर्जा। ओके,
तो अब उसने बोला कि डेल्टा जी का मान जो होता है वो इन अभिक्रियाओं के लिए हमेशा धनात्मक होता है। मतलब इस सेल के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी का मान होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। अब क्यों होता है धनात्मक? इसलिए होता है धनात्मक क्योंकि मेरे पास जो 70 रुपये है ना, वो 70 रुपये या मेरे पास जो एनर्जी रखी हुई है वो एनर्जी मुझे यूज़ नहीं करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर अपने फ़ोन को चार्ज करना है तो पहले मुझे सॉकेट को थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो चार्ज होगा, नहीं होगा, वो खुद ब खुद चार्ज होना शुरू हो जाएगा। हमें इसने अभी बोला ना कि ये अभिक्रियाएं स्वतः प्रारंभ नहीं होती हैं, इसके लिए आपको विद्युत ऊर्जा देकर इन्हें प्रारंभ करना पड़ता है। तो जब मैं एनर्जी डालूंगी ही नहीं, जब मैं मेरे पास बची हुई एनर्जी को दूंगी ही नहीं, तो फिर मेरे पास जो एनर्जी है वो तो मेरे पास रहेगी ना। तो इसलिए ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, आपके पास जो बची हुई एनर्जी है वो, और वो तो ख़त्म होगी नहीं क्योंकि आप तो उसको ऑलरेडी एनर्जी दे रहे हैं, सिस्टम उससे एनर्जी यूज़ नहीं करा रहा है। तो इसलिए इसका मान धनात्मक होता है क्योंकि इस एनर्जी को तो यूज़ ही नहीं किया जा रहा ना, ये एनर्जी जैसी है ये वैसी की वैसी रखी हुई है, इसको तो हम दे ही नहीं रहे। अगर इसको देते और तब रिएक्शन शुरू होती तब इसका मान नेगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ इसका मान धनात्मक है क्योंकि आप इसको यूज़ करते ही नहीं हैं, आप तो सिस्टम को इनपुट देते हैं तब आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत अपघटनी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब इस बैटरी को, इस सेल को ध्यान से पढ़िए। एक विद्युत अपघटनी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, कैथोड और एनोड। जो बैटरी से जुड़े रहते हैं ये भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। वैद्युत अपघट्य के रूप में गलित NaCl भरा होता है। वैद्युत अपघट्य जो उसके अंदर भरा होता है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? गलित NaCl, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaCl Na+ में टूट जाता है और Cl- में अपघटित हो जाता है। ठीक है, आगे इसने बोला कि कैथोड पर सोडियम आयन का सोडियम में अपचयन। अब ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैथोड पर कौन सी रिएक्शंस होती हैं और एनोड पर कौन सी रिएक्शंस होती हैं। मैंने बोला था कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, और अब ये इस रिएक्शन में प्रेजेंट होगा। अब इसने बोला कि कैथोड पर सोडियम आयन का सोडियम में अपचयन हो जाता है और एनोड का क्लोराइड आयन का क्लोरीन में ऑक्सीकरण हो जाता है। वैद्युत अपघटनी सेल में यहाँ एक चीज़ दे रखी है कि वैद्युत अपघटनी सेल में कैथोड ऋणात्मक ध्रुव होता है और एनोड धनात्मक ध्रुव होता है, जो कि जनरल केसेस में होता ही है। तो यहाँ मैंने एक सेल बनाकर भी दिखाया है प्रॉपर, ये देखिए सबको दिखाई दे रहा है ये सेल। ठीक है, इस सेल में हमको दिखाई दे रहा है कि ये एक बर्तन है, इसके अंदर हमने मोल्टन NaCl भरा है, मतलब गलित NaCl भरा हुआ है जो Na+ में और Cl- में टूट जाएगा। ये आपका कैथोड टर्मिनल है और ये आपका एनोड टर्मिनल है, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पॉजिटिव आयन जा रहे हैं, जो नेगेटिव वाला चार्ज होता है, जो नेगेटिव वाला होता है टर्मिनल, उसके ऊपर पॉजिटिव आयन जाते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके ऊपर नेगेटिव वाले आयन जाते हैं। ठीक है, आगे इसने बोला, एक और डायग्राम से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अंदर सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक इलेक्ट्रोड ये लगा है और एक इलेक्ट्रोड ये लगा है। फिलहाल ये इनर्ट केसेस में है, ऐसे इलेक्ट्रोड जो कि रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। हम आगे ऐसे भी इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे जो रिएक्शन करते हैं। ये बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है कि ये एनोड पोर्शन है और ये कैथोड पोर्शन है। कैथोड कैसा पोर्शन होता है? नेगेटिव, और एनोड कैसा पोर्शन होता है? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पोर्शन होता है, ये नेगेटिव पोर्शन होता है, इसलिए इसके पास सोडियम आयन जाएंगे क्योंकि वो पॉजिटिव वाले हैं, और ये पॉजिटिव पोर्शन होता है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव पोर्शन वाले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल पे हमेशा नेगेटिव आयन जाएंगे और नेगेटिव टर्मिनल पे हमेशा पॉजिटिव आयन जाएंगे, ये अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एक और डायग्राम मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। ये भी बैटरी सबको दिखाई दे रही है। ये एक सेल है जिसके अंदर ये भरा हुआ है NaCl यहाँ पर। ठीक है, और ये कैथोड है जहाँ पर सोडियम जा रहा है, और ये एनोड है जहाँ पर क्लोराइड आयन जा रहे हैं। ये बैटरी है और ये की है इनको कनेक्ट करने की। ठीक, एक और डायग्राम मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है।
ये सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नीचे फ्यूज्ड या फिर मोल्टन NaCl भरा हुआ है। ये कैथोड है, ये एनोड है। एनोड से क्या होगा, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाएगी। और ऐसा ही एग्जैक्टली सेम यहाँ वाले टर्मिनल पे भी होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो इस तरीके से पूरी जो सेल है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप सबको समझ आया होगा। ये डायग्राम मैंने खुद बना के भी आपको एक्सप्लेन किया है। ऐसा डायग्राम आप अपनी कॉपी के अंदर बना सकते हैं। ये एक विद्युत अपघट्य सेल का डायग्राम है। ओके, अब एनोड पर क्या होता है, मैंने बताया था एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है यहाँ पर, तो ये जो है वो पॉजिटिव का साइन होता है। तो ये लिखा हुआ है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन अकर्स, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन अकर्स लिखा है मैंने। और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसलिए मैंने रिडक्शन लिखा है। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो होता क्या है एनोड पर, एनोड पर ये होता है, अब क्योंकि एनोड पॉजिटिव था ना तो उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज वाला आयन जाएगा। और कैथोड कैसा था, कैथोड था नेगेटिव, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला आयन जाएगा। तो जब एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाला आयन जाता है तो वो टूट जाता है। और वो कैसे टूट जाता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद जब एक पूरा Cl है, एक Cl है, अब जब इसको तोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, Cl छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। तो ये हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया और ये दोनों हाफ हाफ मिलकर एक Cl2 लिख दिया है और उसके आगे हाफ लिख दिया है कि हाफ तो मॉलिक्यूल है पर वो Cl2 है। अच्छा, अब इसके आगे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों लिखा है और यहाँ हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा है, वो भी मैं अभी समझाती हूँ कि क्यों लिखा है। इसके बाद यहाँ पर सोडियम आयन गए, क्योंकि ये कैथोड है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव वाले चार्ज जाएंगे। अब पॉजिटिव वाला चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव वाला चार्ज एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके सोडियम आयन बना लेगा। अगर सबको ध्यान हो तो मैंने जो लास्ट वीडियो पढ़ाई है उसमें मैंने ये बोला था, ध्यान से मैंने शॉर्ट ट्रिक दी थी कि अगर आपको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एरो के बाद दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर एरो के पहले दिखाई देते हैं तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। सबको समझ आया? अगर इलेक्ट्रॉन्स आपको एरो के बाद दिखाई देते हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर आपको एरो के पहले दिखाई देते हैं तो रिडक्शन हो रहा है। और इस रिएक्शन में देखिए वही हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एरो के बाद दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये एनोड टर्मिनल है। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एरो से पहले हैं यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है और ये यहाँ पर कैथोड टर्मिनल है। तो अब मैंने इनके आगे ये हाफ ऑक्सीडेशन क्यों लगाया है और हाफ रिडक्शन क्यों लगाया है, सॉरी मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट। ये हाफ ऑक्सीडेशन नहीं, ये हाफ रिडक्शन रिएक्शन है, हाफ रिडक्शन है ये ऑक्सीडेशन नहीं है, ये हाफ रिडक्शन है, यहाँ पर हाफ रिडक्शन है। ठीक, अब मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दिखाई देते हैं ना रिएक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दिखाई देते हैं ना रिएक्शन में, तो उसको हम हाफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ मुझे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पर भी आपको ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दिखाई देते हैं ना तो उस रिएक्शन के आगे हाफ लगा देते हैं, तो वो हाफ ऑक्सीडेशन या हाफ रिडक्शन रिएक्शन हो जाती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहीं पर रैप अप होता है। आई होप सबको समझ आया होगा। नहीं समझ आया हो तो वीडियो को दोबारा स्टार्टिंग से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूँगी। आई होप सबको समझ आया होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।